हे एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड आपका जनवरी 2027 अटेम्प्ट का जीएसटी का सीए इंटर का हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 फटाफट स्टार्ट करते हैं। बस एक बता दूं कि सारी कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। सो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर लो और वहां से आप ये सारी चीजें ले सकते हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियोस सब कुछ आप तक पहुंच सके। ठीक है, लेट स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर फटाफट देखेंगे क्या है चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे सेंट्रल टैक्स क्या है। सेंट्रल टैक्स मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो आपके सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 21 में डेफिनेशन दी है। क्या है एक सेंट्रल टैक्स? जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोगे, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लेवी करेगी, क्या सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज योर सेंट्रल टैक्स। सिमिलरली इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि लेविड अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जो आईजीएसटी एक्ट में इंटीग्रेटेड टैक्स आपसे लिया जाएगा, दैट इज योर इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, एंड सिमिलरली स्टेट टैक्स जो कि एसजीएसटी एक्ट के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। यू हैव 3 टैक्सेस: स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। नेक्स्ट वी विल सी। और ये सारी डेफिनेशन ना अच्छी से आपको देखनी है क्योंकि पूरे चैप्टर्स में इनका रिलेवेंस आता है। इस जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में हो, हर जगह डेफिनेशंस का रिलेवेंस है। सो यू मस्ट नो कि किस डेफिनेशन का क्या मतलब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर कौन है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस। एक तो उसका खुद का है, या फिर वो किसी का ऑपरेट करके दे रहा है या मैनेज करके दे रहा है। ओन्स, मैनेजेस और ऑपरेट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए अगर कोई भी पर्सन ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए कोई भी डिजिटल फैसिलिटी, सो दैट पर्सन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। या फिर काफी बार मैं लेक्चर्स में ई को बोल देती हूँ, ई सी वो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ई। ठीक है, इजी जाता है बोलने में। एग्जाम सप्लाई, एग्जाम सप्लाई का क्या मतलब है? दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो ठीक है, अच्छे से देखो। एग्जाम सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स और विच में बी होलली एग्जाम फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 3 चीजें बोली। क्या बोली? सबसे पहले जो नील रेट टैक्स है वो बोला, उसके बाद में जो होलली एग्जाम्प्ट है वो बोला, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी बोल दिया। ये सारी तीनों चीजें एग्जाम्प्ट सप्लाई में आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है? हमने देखा कि एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आ रही है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है? जहां पे जीएसटी लग ही नहीं रहा है, जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है, डेफिनेशन के ही बाहर किया गया है, जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी बताया। क्या? 5 petroleum products and alcoholic liquor for human consumption are outside the purview of GST। उन पे जीएसटी ही नहीं लगता है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस टू एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट। अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे गुड्स का सर्विसेज का दोनों का, या आप कोई सप्लाई कर रहे हो किसको, कोई एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक कोई यूनिट है, उसको अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो आपका जीरो रेटेड सप्लाई। इसका क्या मतलब है? 0% टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई है एक्सपोर्ट एंड एसईजेड को जो सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, योर एग्रीगेट टर्नओवर। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? बहुत बार बहुत जगह एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने आना चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज
एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज मैं, ठीक है, एबी, मैं सप्लाई कर रही हूँ वीबी को, ठीक है, तो मैं जितनी भी सप्लाई वीबी को कर रही हूँ वो सारी की सारी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। क्या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा? अगर मैं इनवर्ट सप्लाई ले रही हूँ, एबी अगर कोई इनवर्ट सप्लाई ले रही है जिसपे आरसीएम पे करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स पे करना है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड क्या इंक्लूड हो रहा है? एग्जाम सप्लाई इंक्लूड हो रही है। एक्सपोर्ट्स अगर आप कुछ इंक्लूड कर रहे हो तो वो इंक्लूड हो रहा है। और कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो हैविंग सेम पैन नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बट एक्सक्लूड, सेकेंड एक्सक्लूड क्या हो गया? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। फर्स्ट चीज, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो, चाहे टैक्सेबल है, चाहे आपका एग्जाम्प्ट है, चाहे आपका एक्सपोर्ट है, जीरो रेटेड है, व्हाट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। सेकेंड, अगर जो सप्लायर है, जैसे मैं एबी, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग सम सप्लाई, मैं कुछ इनवर्ड सप्लाई है जिसपे आरसीएम पे करना है, वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जीएसटी, मतलब आपका स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, अलॉन्ग विथ सेस। अगर क्वेश्चन में आपको सेस भी दिया है, then you don't have to include it in your annual turnover, aggregate turnover। ठीक है, और aggregate turnover जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर मैं एपी, ठीक है, मेरा सपोज महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स में मेरा बिजनेस है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी पैन नंबर तो मेरा सेम है, तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कोई स्टेट वाइज नहीं कैलकुलेट होता है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होगा, जहां जहां मेरा सेम पैन नंबर है वहां वहां। ठीक है, अंडरस्टूड। डू नॉट इंक्लूड जीएसटी, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, इंटीग्रेटेड टैक्स हो, चाहे सेस हो, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जितना एग्रीगेट टर्नओवर पे मैंने ध्यान दिया, फोकस दिया आपको, उतना ही कंसिडरेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होता है? एक दो, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड whether in money or otherwise in respect of, in response to, for the inducement of supply of goods or service or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड होगा? सपोज मैं हूं एबी, ठीक है, मैंने सप्लाई किया है वीबी को। अब वीबी मुझे पेमेंट तो करेगा, उसके सप्लाई करेगा, फ्री में थोड़ी करूंगी, पेमेंट लूंगी। तो एनी पेमेंट वीबी जो मुझे देगा या देने वाला है, टू बी मेड, पेड और टू बी पेड, चाहे वीबी दो चाहे उसके बिहाफ पे कोई और, ठीक है, हर चीज कंसिडरेशन में इंक्लूड होगी। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, दैट पर्टिकुलर सप्लाई जो मैं कर रही हूँ, इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई एंड फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। तीन पार्ट्स है, तीन चीजें हैं। ठीक है, कोई भी पेमेंट है, चाहे पैसे कैश मनी में हो या इन काइंड, काइंड भी चलेगा, दैट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन काइंड और इन मनी, ठीक है, बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच रिसिपिएंट, फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई, दैट इज पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन। क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है? आपको हटाना है कोई भी सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने आपको दी है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। कोई ट्रस्ट है, ठीक है, अगर किसी ट्रस्ट ने कोई सब्सिडी दी है तो क्या वो इंक्लूड होगा? हाँ, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी हटती है, बाकी कोई आपको अगर सब्सिडी दे रहा है, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन। ठीक है,
The monetary value of any act or forbearance in response of or for the inducement of supply of goods or service or both, whether by recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by government. Same like फिर से है, अलग भाषा में है, monetary value of any act or any forbearance. कोई एक्ट करने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं या कोई एक्ट नहीं करने के लिए अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं, जो भी मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, वो आपके कंसिडरेशन का पार्ट बनेगी. फिर से गवर्नमेंट सब्सिडी हटाई गई. ठीक है. हाउएवर, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड अनलेस सप्लायर अप्लाइज सच कंसिडरेशन फॉर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यहाँ गलती करता है. कंसिडरेशन में अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को कोई डिपॉजिट दिया है सप्लाई से रिलेटेड, तो वो डिपॉजिट जो है कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती है. क्यों मैम, क्यों नहीं बनेगी? बेटा, डिपॉजिट का मीनिंग क्या है? डिपॉजिट वर्ड का, आप अभी के लिए पैसे दे रहे हो, आपको ये पैसे वापस दिए जाएंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आप कहीं रहने भी जाते हो, कोई हॉस्टल में, कोई पीजी में, आप डिपॉजिट पे करते हो और जब आप छोड़ते हो वो हॉस्टल, वो पीजी, तो आपको आपका डिपॉजिट वापस दिया जाता है. ठीक है. अगर कोई डिपॉजिट दिया जा रहा है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन अनलेस एंड अनटिल जो खुद सप्लायर है वो एज अ कंसिडरेशन उसको सप्लाई से रिलेटेड अप्लाई करता है, तो फिर ठीक है. अदरवाइज डिपॉजिट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. क्या क्या इंक्लूड हुआ? कोई भी मॉनेटरी वैल्यू है किसी भी चीज की, चाहे मनी है, इन रिलेशन टू, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, चाहे सप्लाई गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, दोनों का हो, सब कुछ इंक्लूड होगा. क्या हटाया गया है? गवर्नमेंट सब्सिडी. कोई ट्रस्ट ने आके, किसी और पर्सन ने आके कुछ सब्सिडी दी, चलेगा? हाँ चलेगा. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी हटाई गई है. ठीक है. नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज. ये मैं अभी नहीं बताती, आरसीएम वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला चैप्टर है, वहां आपको डिटेल में बताऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसिपिएंट कौन होता है? Where supply of goods or service is for consideration, recipient is person who is liable to pay such consideration. अगर फ्री में मैं नहीं दे रही हूँ, क्या है, मैं हूँ ए बी, ठीक है, मैंने सप्लाई किया है किसको? वीबी को, मैं इससे पैसे लेने वाली हूँ, मैंने फ्री में नहीं दिया है, तो द पर्सन हु इज लाइबल टू पे सच कंसिडरेशन इज योर रेसिपिएंट. इधर कौन है? वीबी. ठीक है. वेयर सप्लाई इज विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में अगर मैं कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो रिसिपिएंट कौन है? अ पर्सन टू गुड्स आर डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल और possession और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन. मैंने किसी को कोई गुड्स दिए हैं, कुछ यूज करने के लिए दिया है, कुछ पोजेशन दिया है, कुछ अवेलेबल करके दिया है, तो दैट पर्सन इज रिसिपिएंट. ठीक है. मैं उससे कंसिडरेशन नहीं लेने वाली हूँ. ठीक है. और अगर मैं सर्विसेज दे रही हूँ, तो एनी पर्सन सर्विसेज रेंडर, जिसको सर्विस दी वो रेसिपिएंट है. नॉर्मल बेसिक है, जनरल है, जो इजीली समझ सकते हो आप. अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो जिसको कंसिडरेशन देना है, जिसकी लाइबिलिटी है, ही और शी इज योर रिसिपिएंट. ठीक है. अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, उस टाइम पे गुड्स के केस में जिसको भी मैं गुड्स डिलीवर कर रही हूँ, दे रही हूँ, अवेलेबल करके दे रही हूँ, पोजीशन दे रही हूँ यूज करने के लिए, वो हो गया रिसिपिएंट. और सर्विसेज के केस में जिसको सर्विस दी गई, ही और शी इज योर रिसिपिएंट. ठीक है. रिसिपिएंट ऑल्सो इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट. अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अपने केस में जो वीबी है, ठीक है, वीबी का कोई एजेंट है, कोई भी पकड़ लो, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई जेड मुझे पेमेंट करने वाला है, वहां पे उस केस में एक्स वाई जेड जो है वो आपका रिसिपिएंट हो गया. तो अगर कोई एजेंट है जो रिसिपिएंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ही इज ऑल्सो रिसिपिएंट. ठीक है. सिमिलरली हम सप्लाई का डेफिनेशन देखेंगे. सप्लायर मीन्स पर्सन सप्लाइंग सेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड शैल इंक्लूड एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लाई. जो सप्लाई कर रहा है, मैं ए बी, मैं अगर सप्लाई कर रही हूँ, चाहे गुड्स का है, चाहे सर्विसेज का है, चाहे दोनों का है, तो मैं हो गई सप्लायर. अगर मेरा एजेंट है जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ही और शी इज ऑल्सो सप्लायर. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है? हमने जीरो रेटेड देख लिया, एग्जाम देख लिया, नॉन जीएसटी देख लिया, नील रेटेड देख लिया. टैक्सेबल सप्लाई
सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? जिस पर टैक्स लग रहा है वो टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन कौन है? एक पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो हम डिटेल में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे कि जो भी पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन है, उसको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट, ठीक है। It is important to note that if a person who is liable to register but does not take registration and remains unregistered shall be construed as taxable person. Similarly, a person not liable to be registered but taken voluntary registration himself is also taxable person. Section 2024 में तो दिया गया है कि किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है फिर भी वो नहीं ले रहा है, स्टिल वो टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा। और अगर कोई पर्सन है जो लाइबल ही नहीं है, वॉलेंटरली खुद से ही रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है, तो भी वो पर्सन जो है टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा, ठीक है। दिस फिनिशेस आर डेफिनेशंस वाला पार्ट। सेंट्रल स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, सिर्फ पता रहना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है आपको बता दिया। एग्जाम सप्लाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नॉट टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्रीगेट टर्नओवर और कंसिडरेशन तो आपको बिल्कुल मतलब पता ही रहना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो यू मस्ट नो इट, ठीक है। रिसिपिएंट कौन होता है, सप्लायर कौन होता है वो बता दिया, ठीक है। गुड्स के केसेस में भी, सर्विसेज के केसेस में भी। टैक्सेबल सप्लाई वेरी इजी, जिस पे टैक्स लग रहा है वो टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है वो नहीं लिया है, लाइबल है फिर भी नहीं लिया है तो भी, एंड अगर वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी वो टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएसटी लॉ जो इंडिया में आया है उसका कमेंसमेंट कैसे, कब, कितना एक्सटेंट है उसका देखेंगे। जनरली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। सीजीएसटी एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया में जीएसटी के लिए हर स्टेट के लिए अलग से जीएसटी एक्ट है नहीं, सीजीएसटी एक्ट है, ये हट के गया। सीजीएसटी एक्ट है जो हर पूरे इंडिया पे सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी हर जगह पे एक ही जीएसटी लॉ एप्लीकेबल है, सीजीएसटी 2017, ठीक है। 2017 आपको पता है जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 इंडिया में जीएसटी आया था, ठीक है। अब इंडिया में जब जीएसटी आया तो इंडिया का क्या मतलब है? मैडम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? देखो, हमें सिर्फ इंडिया एक वो मैप जो है उतना ही पता है, इंडिया में बाकी चीजें भी इंक्लूड होती है क्या? सबसे पहले तो जो आपको पता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो इंडिया का मैप ऐसे ऐसे समथिंग ऐसे शेप में है, ठीक है। सॉरी मेरे को अच्छे से नहीं आया होगा, बट वॉट एवर दिस, ऐसे कुछ जो शेप में इंडिया का मैप है, ठीक है, दिस इज इंडिया। तो ये आपको पता है कि ये इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी टेरिटोरियल वाटर्स है, सी बेड है, सब ऑयल है, अंडरलाइन सच वाटर्स, कॉन्टिनेंट शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरिटाइम जोन एज रेफर्ड इन टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन एक्ट 1976। ये जो भी एक्ट का नाम है, जो इंडिया का बन रहा है, कौन सा? जो टेरिटोरियल वाटर्स है, ठीक है, उसके अंदर का जो पानी के अंदर की सॉइल है, शेल्स है, सी बेड है, सब कुछ इंडिया का पार्ट है। इसका क्या मतलब है? इधर इधर पानी है, इधर बे ऑफ बंगाल इफ यू नो, इधर आपका इंडियन ओशियन आता है, देखो नाम ही इंडियन ओशियन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये सब कुछ इंडिया का पार्ट है, दिस इज इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, एयर स्पेस अबव टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। इन सबके ऊपर जितनी भी ऊपर की एयर स्पेस है सारी की सारी इंडिया है, पूरा इंडिया है। सिर्फ इतना जो मैप आपको पता है, सिर्फ ये इंडिया नहीं है, इसके आजू बाजू का पानी इंडिया का है, पानी के अंदर की जगह इंडिया की है, पानी और जमीन के ऊपर जो हवा की स्पेस है वो भी इंडिया है। ये डेफिनेशन है इंडिया की, ठीक है।
State GST law of respective state or union territory with the legislatures, that is Delhi, Pondicherry, Jammu Kashmir, extends to whole of state or union territory. State में क्या क्या इंक्लूड होता है? यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। वैसे तो CGST एक्ट है 2017 जो कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए खुद का स्टेट लॉ भी है, खुद का स्टेट GST लॉ भी है, और जो यूनियन टेरिटरीज है जिनके खुद के लेजिस्लेचर्स है उनका खुद का यूनियन टेरिटरी लॉ भी है। आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम याद रखने क्या? हाँ, रखने पड़ेंगे। पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए। तो जो यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जो IGST एक्ट है एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, सेक्शन नंबर 1 ऑफ IGST एक्ट के हिसाब से जो आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है that is applicable to whole India. CGST Act is applicable to whole India और जो SGST Act है वो रिस्पेक्टिव स्टेट को एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका UTGST एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर यूनियन टेरिटरीज। मतलब जिनके खुद के लेजिस्लेचर्स है ही नहीं उनके लिए UTGST एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में क्या क्या आया? अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया, लक्षद्वीप आइलैंड आ गया, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव आ गया, लद्दाख, चंडीगढ़ और जो भी अदर टेरिटरीज है वो आ गए। ये कौन सी है? ये विदाउट लेजिस्लेचर्स है। जिनके खुद के लेजिस्लेचर्स है वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, इनके खुद के लेजिस्लेचर्स है, ठीक है। अंडरस्टूड? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस यूनियन टेरिटरी के नाम पता रहने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी विल सी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड IGST। जो CGST एक्ट उसका सेक्शन नंबर 9 एंड IGST एक्ट का सेक्शन नंबर 5। GST का लेवी कैसे होता है, कलेक्शन कैसे होता है, कौन करता है, एवरीथिंग वी विल सी, ठीक है। सबसे पहले हम CGST एक्ट देखेंगे, सेक्शन नंबर 9 आपका जो है लेवी एंड कलेक्शन CGST का। आपको साइड में, लेफ्ट साइड में सब सेक्शन है और बीच साइड में, राइट साइड में आपका पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ये कॉन्सेप्ट नोट्स क्वेश्चन बैंक आपको फ्रीली दे रही हूँ, टेलीग्राम चैनल से आप ले लोगे, ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST सेक्शन नंबर 9 देखेंगे। सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा-स्टेट सप्लाईज except on the supply of alcoholic liquor for human consumption and untreated extra neutral alcoholic or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rates not exceeding 20% as may be notified by the government and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person। कितना सारा है, मैं बताती हूँ क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, ठीक है, वो लेवी करेगी CGST दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस पे लेवी करेंगी? सारे की सारे जो इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है मैम? विद इन स्टेट, महाराष्ट्र में ही अगर सप्लाई हो रहा है दैट इज एग्जांपल ऑफ योर इंट्रा स्टेट सप्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है CGST जहां सारे के सारे इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर, लेकिन अगर कोई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो सप्लाई कर रहा है तो उस पर CGST नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन GST सप्लाई है। हमने पहले भी देख लिया, सप्लाई GST नहीं लगता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे, ठीक है। तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है सारे के सारे एक दारू को हटा के उस पे CGST लगेगा। क्या रेट है? मैक्सिमम 20% रेट है, बाकी सारी गुड सर्विसेज पे अलग अलग GST रेट है जो आपको लर्न नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में GST रेट दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम रेट है उतना रेट लगाएगा और कौन पे करेगा? जो हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा, सबसे इजी डेफिनेशन, टैक्सेबल पर्सन। जिसको टैक्स देना है वो टैक्सेबल पर्सन है। तो सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, जो अभी मैं बताऊंगी आपको, ये इधर ही है, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी सीजीएसटी और इंट्रा स्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट दारू पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कौन देगा? टैक्सेबल पर्सन देगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 जो यहाँ से सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 बोला, तो सबसेक्शन 2 क्या है? ठीक है। द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ऊपर दारू हटा दिया, भूल गए कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी तो जीएसटी के स्कोप के बाहर है, तो सबसेक्शन 2 ला दिया और ऊपर लिख दिया सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है। दारू भी और सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उन पे भी जीएसटी नहीं लगता है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है, उन पे भी टैक्स सीजीएसटी कुछ भी नहीं लगेगा। कब से लगेगा? जब गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ कल से लगेगा, आज से लगेगा, अब से लगेगा, तब से लगेगा, जब से लगेगा, तब का तब देखेंगे। क्या बोला मैडम? बोला जो। ठीक है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन आरसीएम। अभी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सर्विसेज की, गुड्स की, जहां पे आरसीएम पे करना होता है। ये लोग बोल रहे हैं सबसेक्शन 3 में कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कोई भी और सप्लाई पे आरसीएम लगा सकती है। ठीक है। ये हो गया आपका आरसीएम वाला पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मैम दोनों सेम ही साउंड कर रहे हैं, नहीं ये सेम। एक जगह सप्लायर है, एक जगह रिसिपिएंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो जहां ऊपर सबसेक्शन 3 में बोल रहा है कि टैक्स जो है रिवर्स चार्ज बेसिस पे करेगा रिसिपिएंट, जो नॉर्मल केस है, जहां आरसीएम जो है रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसीलिए उसका नाम है। नॉर्मल केस है जहां रिसिपिएंट पे करेगा। गवर्नमेंट चाहे तो और कोई क्लास ऑफ पर्सन को बोल सकती है कि आप भी रिसिपिएंट और आप भी आरसीएम पे करोगे। सबसेक्शन 4 बोलता है कि कोई स्पेसिफिक सप्लायर, अगर कोई सप्लायर है तो उसको भी आरसीएम पे करने लगा सकती है गवर्नमेंट, अगर सामने वाला बंदा, सामने वाली बंदी, व्हाटएवर, वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो वहां भी आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज ऑन टैक्स सर्विसेज द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ विच शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। गवर्नमेंट आगे चल के ये भी बोल सकती, ये कुछ नहीं है, बस अपने को वार्निंग दे रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पहले ये लोग क्या कर सकते हैं? पहला ये लोग कर सकते हैं कि ये लोग पेट्रोल पे कभी भी जीएसटी ला सकते हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है। सेकेंड, ये क्या कर सकते हैं? ये लोग बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ रिसिपिएंट जो है इनको आरसीएम देना पड़ेगा। थर्ड, ये क्या कर सकते हैं? ये लोग आपको बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ में आपने जो ट्रांजेक्शन किया है, अब जो रजिस्टर्ड है वो आरसीएम पे करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को उठा के बोल सकते हो कि आपको टैक्स देना है। ठीक है। ये वार्न होता है कि हम ये कर सकते हैं, हमारे हाथ में पावर है, व्हेनेवर वी वांट वी विल डू इट। ठीक है। अब सीजीएसटी एक्ट का अपन ने देख लिया, सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वी सॉ जस्ट नाउ। सेम है एकदम सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अगर आप देखोगे सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, जो हमने ऊपर जैसे देखा। ये लोग सबसेक्शन 1 में पेट्रोल को और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उधर डालना भूल ही गए, तो सबसेक्शन 2 बना दिया। Subject to provisions of subsection 2, there shall be levied IGST on all interstate supplies. ऊपर इंट्रा, इधर इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का क्या मतलब है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है, या एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूनियन टेरिटरीज के नाम आपका रहना चाहिए। ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में क्या दिया है कि बोला है कि 5 पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स है उस पर हम चाहे तो कभी भी जीएसटी लगा देंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है। IGST shall be levied on all the interstate supplies of goods or service or both except alcoholic liquor for human consumption. दारू को ऊपर सबसेक्शन 1 में डाल दिया और जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको सबसेक्शन 2 में डाल दिया। ठीक है।
on the value determined under section 15 and at such rates not exceeding 40% as may be notified by government and collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person. आप अगर देखोगे पूरा पूरा कार्बन एकदम डिक्टो है, पूरा सेम है, ऊपर इंट्रास्टेट है क्योंकि सीजीएसटी है, नीचे इंटरस्टेट है, व्हाई? बिकॉज देयर इज आईजीएसटी। सबसेक्शन 2 भी सेम है कि ये बोल रहे हैं हम जो 5 पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं कभी भी उस पर टैक्स लगा देंगे। सबसेक्शन 3, 4, 5 सेम टू सेम है। ये बोल रहा है कि हम कभी भी आरसीएम लगा देंगे, कभी भी बोल सकते हैं कि अगर सामने वाला इंसान अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस पे जो रजिस्टर्ड है वो आरसीएम पे करेगा। एंड ये कभी भी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोल सकते हैं कि अब से आपको आरसीएम पे करना है, टैक्स पे करना है, ठीक है। दिस इज सबसेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ योर सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है गुड्स का और सर्विसेज का वो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जीएसटी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको प्री जीएसटी रेजिम का एक एग्जांपल याद दिलाऊं अगर, जो हमने देखा था सॉफ्टवेयर। जीएसटी आने से पहले सॉफ्टवेयर जो था एज ए गुड्स पे टैक्स हो रहा था, एज ए सर्विस भी उस पर टैक्स लग रहा था, ठीक है। दैट इज वाई क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी रिगार्डिंग गुड्स एंड रिगार्डिंग सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट। वाई? पता चले कौन सा सप्लाई गुड्स है, कौन सा सप्लाई सर्विस है और कौन से सप्लाई पे क्या रेट लगना चाहिए, ये सब कुछ पता करने के लिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In order to determine the rate applicable on particular supply of goods or service, one needs to first determine the classification of such goods or service. Classification assumes significance since there are different rates prescribed for supply of different goods and services. Therefore, classification is crucial for determining the rate of tax applicable on particular product or service. ठीक है। इंडियन कस्टम टैरिफ इज बेस्ड ऑन एचएसएन, जो इंडिया का कस्टम टैरिफ एक्ट है एचएसएन कोड पे बेस्ड है। एचएसएन स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इट इज अ नॉमेनक्लेचर फॉर पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट 6 डिजिट कोड, लेकिन इंडिया जो है अप टू 8 डिजिट यूज करती है। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो बता दिया गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन जरूरी है रेट डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट ये लोग बोल रहे हैं कि जो एचएसएन कोड होते हैं, आपको अगर पता हो तो हर गुड्स पे, हर पर्टिकुलर गुड का एचएसएन कोड जो होता है डिफरेंट होता है। हर पर्टिकुलर गुड्स का जो एचएसएन कोड है जिसको हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं वो डिफरेंट होता है। सपोज फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, एबीसी XYZ वॉट, इसका सपोज एचएसएन कोड है, मैं एग्जांपल 0123, ठीक है, इसका ये एचएसएन कोड है। इस एचएसएन कोड से पता चलता है कि कौन सा रेट एप्लीकेबल है। सो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो नॉर्मली एक 6 डिजिट कोड है, लेकिन इंडिया में 2 8 डिजिट का कोड यूज होता है, ठीक है। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी है क्योंकि इसी से रेट पता चल रहा है और हर उन्होंने गुड्स का एक कोड बना रखा है एचएसएन कोड, ठीक है। सिमिलरली ये अगर आपको दिख रहा है तो एक सर्विस कोड होता है जिसको एसएसी कोड भी बोलते हैं। ये किसके लिए? जैसे एचएसएन जो है गुड्स के लिए है, वैसे ही सर्विस के लिए एसएसी कोड है, ओके। बस सिमिलर सिमिलर है, एकदम सिमिलर। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग चैप्टर्स है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है और टैरिफ आइटम है। अलग अलग हेडिंग्स, सबसेक्शन, सेक्शंस, जो भी चैप्टर्स है हर चीज में हर तरीके से अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। सेम फॉर सर्विसेज। सर्विसेज जो है अलग चैप्टर्स में, सेक्शंस में, हेडिंग्स में, ग्रुप्स में टैरिफ आइटम और एसएससी कोड के हिसाब से क्लासिफाई की गई है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। वैसे तो आपको जीएसटी रेट्स याद नहीं रखनी है, लेकिन ब्रॉडली 6 rates of CGST have been notified in 6 schedules of rate by for goods। हमें अभी जो पहले देख रहे हैं गुड्स के लिए देख रहे हैं कौन से CGST रेट है, 0.125, 1.5, 2.5, 6, 9, 40। ये तो CGST रेट हो गए। तो
अगर याद है तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि IGST इज सम टोटल ऑफ योर CGST प्लस योर SGST। ठीक है, यू नो दैट। तो अगर CGST का ये 1.5, 2.5, 6, 9, 14 वाला रेट है, तो SGST का भी सेम रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। IGST का क्या रेट बनेगा फिर? 1.5 जहाँ है वहां 3%, 2.5 जहाँ है वहां 5, 6 जहाँ है वहां 12, 9 जहाँ है वहां 18। ठीक है, SGST, UTGST is at the equivalent rate, is also applicable, is also leviable. With regard to IGST, broadly 6 rates have been notified. क्या क्या? 0.125 का हो गया 0.25%। ठीक है, 1.5 का हो गया 3, उसके बाद 2.5 का हो गया 5, उसके बाद 6 का 12 हो गया, और उसके बाद 9 का आपका 18 हो गया, और 14 का आपका 28 हो गया। थोड़ा घिच घिच हो गया। ठीक है, IGST is sum total of your CGST and SGST. Certain specified goods have been exempted from tax, जो अपने को पता है। और एग्जामेशन वाला जो चैप्टर है इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें एग्जाम्प्ट है, कौन सी सप्लाई एग्जाम्प्ट है। ठीक है, GST रेट्स प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस सर्विसेज। जैसे गुड्स के लिए अलग अलग रेट है, वैसे सर्विसेज के लिए है 0.75, 2.5, 3.75, 6, 9, 14। ये CGST सेम रेट्स SGST के लिए, और इसका ऐड कर दो तो आपकी जो है IGST की रेट्स बन गई। ठीक है, फॉर सर्टन स्पेसिफाइड सर्विसेज नील रेट हैज बीन नोटिफाइड। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, services not covered under any specific heading are taxed at 18%, that is CGST no और SGST no और IGST 18%। आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको GST रेट जो है, अगर वैसे तो इंस्टीट्यूट देता ही है, नहीं दी है तो आपको 18 अज्यूम करना है। 9% CGST, 9% SGST, 18% IGST, you have to assume it। अगर नहीं दी है पेपर में, दिया ही जाएगा। अगर गलती से नहीं दिया गया है, यू हैव टू अज्यूम 18% रेट, क्योंकि लॉ में ही लिखा है अगर कोई हेडिंग के अंदर कोई रेट दिया नहीं गया है कि तो उस टाइम पे वो जो है सप्लाई वो 18% से टैक्स पे लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, योर GST रेट इन रियल एस्टेट सेक्टर। अभी तक मैं आपको बोल रही हूँ कि रेट याद नहीं रखना है, रेट याद नहीं रखना है, रेट याद नहीं रखना है। अभी मैं पलट जाऊंगी, बाद में बोलना मत मैम पलट गए। जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पे आपको रेट याद रखना है। ज्यादा नहीं है, 1% है और 5% है। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ GST ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स बाय प्रमोटर्स आर एज फॉलोज। न्यू प्रोजेक्ट्स, जो नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, उस पर एप्लीकेबल है ये GST रेट। ठीक है, इंस्टीट्यूट वैसे भी आजकल पेपर, हमको पता है पेपर्स जो है उनका लेवल अच्छा खासा बढ़ गया है, तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो ध्यान रखनी ताकि आपके मार्क्स ना कटे। जो न्यू प्रोजेक्ट्स बाय प्रमोटर्स है उनके लिए GST रेट है, क्या क्या है? 1% विदाउट ITC ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस, एंड 5% विदाउट ITC ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेस अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस। अफोर्डेबल हाउस का क्या मतलब है वो समझ लो, तो जो अफोर्डेबल हाउस नहीं है वो भी समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर हाउस है जिसका एरिया 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रोज और 90 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रोज एंड वैल्यू अप टू 45 लाख रुपीज है। सपोज कोई मेट्रो सिटी है और वहां पे जो हाउस है उसका एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर का है एंड उसकी वैल्यू 45 लाख रुपीज तक की है, तो वो अफोर्डेबल हाउस है। सिमिलरली अगर कोई नॉन मेट्रो सिटी है, अगर वहां पे हाउस का जो एरिया है वो 90 स्क्वायर किलोमीटर का है एंड वह उसकी वैल्यू एंड उसकी वैल्यू 45 लाख रुपीस तक की है, तो वो जो हाउस है वो अफोर्डेबल हाउस है। ऐसे केस में आपका जो GST रेट है वो 1% है विदाउट ITC ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ सच अफोर्डेबल हाउसेस। नेक्स्ट, 5% विदाउट ITC ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस। अदर देन मतलब 60 स्क्वायर किलोमीटर या 90 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है या 45 लाख रुपीज से ज्यादा का एरिया है, देन एट दैट टाइम 5% ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एंड
कमर्शियल अपार्टमेंट्स अगर कोई है, ये किसके लिए था, ये रेसिडेंशियल एरिया जो होते हैं, रेसिडेंशियल हाउसेस जो है उसके लिए। अगर कोई कमर्शियल अपार्टमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसेस है, कोई शॉप्स है, ठीक है, इन अ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, RREP जिसको बोलते हैं, विच कारपेट एरिया इज नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल कारपेट एरिया ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई आपका कमर्शियल अपार्टमेंट है, सपोज एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे फ्लोर्स है, अलग अलग एरिया है, अगर इस अपार्टमेंट में सॉरी इस अपार्टमेंट में अगर आपका कोई ऑफिस है या कोई शॉप है या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, सपोज ये जो एरिया है ये आपका है, ठीक है, और ये एरिया अगर 15% इस टोटल का 15% से 15% या उससे कम है, तो वहां पे 5% जीएसटी एप्लीकेबल है विदाउट आईटीसी। अंडरस्टूड। ये आपका रियल एस्टेट वाला पार्ट हुआ। कौन सा रेट एप्लीकेबल है, क्या कंडीशन है, अबाउट टैक्स रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल जो हम ऊपर भी देख रहे हैं कि विदाउट आईटीसी हम ऊपर भी देख रहे हैं, ठीक है। इट input and input services other than services by way of grant of development right long term lease land अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम हो, चाहे सलामी हो, चाहे कोई चार्जेस हो, और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस यूज्ड इन सप्लाइंग सर्विस शैल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, सेकेंड जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज आप परचेस करोगे 80% ऑफ ऑल योर परचेस शुड बी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप 80% से ज्यादा नहीं 80% से कम नहीं ले सकते हो। 80% तक का, उससे ज्यादा बिल्कुल चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। 80% तक का आपका जो परचेस है इनपुट्स का, चाहे इनपुट सर्विसेज का, वो रजिस्टर्ड पर्सन से रहना चाहिए। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ये 1% और 5% वाला जो जीएसटी रेट है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आता ही है एग्जाम में क्वेश्चन, योर कॉम्पोजिशन लेवी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं कॉम्पोजिशन लेवी, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A, ठीक है। आपको याद रखना है जीएसटी रेट्स यहाँ पे, ठीक है, जैसे ऊपर रियल एस्टेट सेक्टर में याद रखा है वैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में भी याद रखना है। एंड आई बेट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में कॉम्पोजिशन स्कीम से क्वेश्चन आता है, और मैंने बैठ के पेपर एनालिसिस किए हैं पिछले 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के। सो मेक श्योर यू कीप इन माइंड कि आपको इसको करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है, और बहुत इजी है। अभी मैं आपको फटाफट बता दूंगी, बहुत इजी है, फुल फोकस से सुनिए, ठीक है। किसके लिए एप्लीकेबल है, द स्कीम इज डिजाइन टू बी बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड किया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। मैं बताऊं, जब मैं पढ़ती थी सीए इंटर में, जब मैं थी, तब तो ये था ही नहीं, ये सेक्शन सिर्फ एक ही सेक्शन था, ये दूसरे सर्विसेज वालों के लिए सेक्शन ही नहीं था, अभी है। आपको बताती हूँ, ट्रेडर्स, अगर कोई छोटे ट्रेडर्स है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, और कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं सप्लाई कर रहे, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है। 3 ही है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो दारू नहीं बेच रहा है, ठीक है। अभी मैम स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर कितना छोटा है, कितना कितना छोटा, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपीस, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीज है। देखो, जो आपका जम्मू कश्मीर है, आसाम है और हिमाचल प्रदेश है, ये जो 3 स्टेट्स है, वैसे तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इन 10 स्टेट्स के लिए भी 1.5 करोड़ की लिमिट ही लगाई गई है। जानबूझ के आपको आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर डाल देंगे और आप 75 लाख वाली लिमिट लगा दोगे ना,
उनके लिए भी 1.5 करोड़ वाली ही लिमिट है। जो बाकी आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड। यू हैव टू लर्न दिस स्टेट्स। जैसे यूनियन टेरिटरी के नाम लर्न करने को बोला है, वैसे ही मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, MMN, P, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। और जो आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, वो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ही आते हैं इंडिया में। लेकिन इन 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए भी 1.5 करोड़ की लिमिट ही रखी है। बाकी सारे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, उनकी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 75 लाख रुपीज है। अभी पता चला एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते क्यों आना चाहिए। ये आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पे क्वेश्चन पेपर में कि कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है या नहीं है। पहला आपको क्या देखना है, पहला आपको देखना है स्मॉल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो दारू नहीं बेच रहा है, ठीक है, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ रुपए और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपीज है। उन वो ही एलिजिबल है फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। एक मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो बताती हूँ, ठीक है। सेक्शन नंबर 2A क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 10(1) हमने देखा, जो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है। अभी भेदभाव हो गया, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले को ही इंक्लूड किया, बाकी सर्विस प्रोवाइडर क्या गलत किया, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 10(2)A लाया, जहां पे जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज्ड है। एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब है, उसके अलावा वो कोई गुड्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ जो सर्विस सप्लाई कर रहा है। जैसे मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, तो जो सर्विस सप्लाई कर रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। क्यों अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया ना उसको 1.5 करोड़ वाली लिमिट में। उसके अलावा अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विस में इन्वॉल्व है, वो भी एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अंडर सेक्शन 10(2)A। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स वेयर सर्विस इज प्रीडोमिनेंट। इधर क्या देखा, जो स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए है सेक्शन नंबर 10(1) 1.5 करोड़ की लिमिट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ट्रेडर है जो गुड्स दे रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है वो सर्विस का है, मेन काम सर्विस प्रोवाइड करने का ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेन काम क्या है, आपको टीचिंग सर्विस देना, लेकिन मैं सिर्फ टीचिंग सर्विस दे रही हूँ, क्या मैं ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स है, जो क्वेश्चन बैंक है, वो भी आपको दे रही हूँ साथ में, गुड्स भी दे रही हूँ ना, कॉन्सेप्ट नोट्स जो हो गई वो गुड्स का पार्ट आ गई। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरा प्रीडोमिनेंट, मेरा मेन काम सर्विस देना है, ठीक है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चर ट्रेडर है वेयर सर्विस इज प्रीडोमिनेंट, तो वो भी सेक्शन नंबर 10(2)A में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो है वो 50 लाख की है। इधर सारे स्टेट्स के लिए 50 लाख की है, अलग अलग नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए टर्नओवर लिमिट अलग अलग है, 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीज। आपको ये सब याद रखना है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है 10(2)A, उनके लिए लिमिट जो है 50 लाख की है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 50 लाख रुपीज है, देन सच पर्सन इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2). अगर 10(1) में इधर एलिजिबल है तो उसको इधर क्यों आना है, ठीक है, बेसिक चीज। अब मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। प्रोवाइजो टू मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर में सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। और जो ये लिमिट है, ये लिमिट स्टेट वाइज है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने ऊपर देखा जो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये अगर ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो वो सेक्शन नंबर 10(1) में नहीं आ सकते, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है
वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, कितनी सर्विस वो दे सकते हैं, अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, एक स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया नहीं। अगर सपोज मैं महाराष्ट्र का किसी का टर्नओवर 10 लाख रुपीज है, क्या हुआ, महाराष्ट्र का 10 लाख रुपीज है, तो वो कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, इधर 1 लाख जो इसका 10% हो गया, और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 5 लाख तक की मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस वो दे सकता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इन अ स्टेट, या फिर 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, दिस लिमिट इज स्टेट वाइज, कीप इन माइंड, ठीक है। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विथ सेम पैन मस्ट चूज कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). इफ एनी वन ऑफ देम चूज रेगुलर स्कीम, एवरीवन विल बी इनएलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन मैं बोल रही हूँ पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर छोटी बात, हर बड़ी बात, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्या था, सपोज मैं हूँ महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में, मध्य प्रदेश में, 4 स्टेट्स में मेरा काम चल रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, केरल, ठीक है। ये जो केरला वाला है, ये बोलता है मैं रेगुलर स्कीम लेगा, मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं चाहिए, केरला का बिजनेस यूनिट ऐसा बोलता है। तो क्या गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र वाले कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं? नहीं, सबको लेना पड़ेगा, एक ने भी नहीं लिया तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। दादागिरी है। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पैन मस्ट चूज कॉम्पोजिशन स्कीम, किसी एक ने भी नहीं लिया तो बाकी कोई भी ले नहीं सकता। ये हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर से बता दूं, सेक्शन 10(1) मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, 1.5 करोड़ और 75 लाख वाली लिमिट। सिमिलरली सेक्शन 10(2) है, एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, और अगर कोई मैन्युफैक्चर ट्रेडर है जिनका प्रीडोमिनेंट सप्लाई गुड्स का ये थोड़ा सब सर्विसेज का ये थोड़ा सा ही कहीं गुड्स दे रहे, तो उनके लिए भी है, और टर्नओवर लिमिट 50 लाख रुपए, ठीक है। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस अलाउड है, अगर आप इतनी 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, या फिर 5 लाख whichever is higher, इतनी सर्विस आप दे सकते हो, इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी स्टेट्स में सेम पैन है, मेरा जितने भी स्टेट्स में मेरा बिजनेस है सेम पैन वाला, सारे के सारे को कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, एक ने भी नहीं लिया तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, सेक्शन 10(2) में दी गई है कि पर्सन जो सेक्शन नंबर 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है, कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस, चाहे वो सर्विस टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट हो, एक्सेप्ट एज अलाउड इन प्रोवाइजो टू लिमिट स्टेट वाइज। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस जो है उतनी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी सर्विस अलाउड नहीं है, चाहे वो सर्विस टैक्सेबल हो या चाहे एग्जम्प्ट हो, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, क्यों नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि भाई ये लाया ही सर्विस वालों के लिए है, इनको तुम बोल दोगे नॉट एलिजिबल, अगर सर्विस प्रोवाइड की तो कैसे चलेगा, लाया ही सर्विस वालों के लिए है वो सेक्शन, तो दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर। मैन्युफैक्चर ट्रेडर के लिए मार्जिनल सप्लाई अलाउड है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, जो बाकी की कंडीशंस है वो दोनों जगह सेम है, सारी कंडीशंस आपकी सेम टू सेम है। क्या, सबसे पहला कंडीशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर हो रहा है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, he or she or such person cannot opt for composition scheme. Second, अगर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या कैच है इधर, दैट इज इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई जरा आउटवर्ड नहीं कर सकते आप इंटर स्टेट, देखो मतलब सिर्फ जो इंट्रा खुद के स्टेट में ही जो घूम रहा है उसको ही कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है, वो ही ऑप्ट कर सकता है, बाकी अगर उसको कोई दूसरे स्टेट में सप्लाई करना है he cannot opt for composition scheme, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई दूसरे स्टेट से मैं परचेज कर सकती हूँ, आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, he is not engaged in supply of service through e-commerce operator,
अगेन इंपॉर्टेंट है सप्लाई ऑफ गुड्स इज, ये पता नहीं क्यों अलग अलग करके रखा है, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई कर रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउड। नेक्स्ट, कोई जो नोटिफाइड गुड्स है उसका मैन्युफैक्चरर नहीं रहना चाहिए। नोटिफाइड गुड्स क्या है इधर बताती हूँ, ठीक है। इधर नीदर अ सीटीपी नॉर एन आरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं वो भी आपको अलग से डिटेल में चैप्टर में आगे के पढ़ने मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है, अगर कोई सीटीपी एनआरटीपी है या कोई मैन्युफैक्चरर है नोटिफाइड गुड्स का, या अगर कोई सर्विस दे रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, या अगर कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, सच पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके अलावा ये कंडीशन याद रखनी है कि पर्सन ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 10(1) मैन्युफैक्चर ट्रेडर, वो मार्जिनल सप्लाई जो है उसके अलावा और कोई सर्विस नहीं दे सकते हैं। नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है, आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरेटेड वाटर, टोबैको प्रोडक्ट्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, उसके अलावा अर्बन और रूटिंग टाइल्स। ये लर्न करना है नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा ब्रिक्स आ गया, फ्लाई ऐश ऐश आ गया, आइसक्रीम, पान मसाला, एडिबल आइस, एरेटेड वाटर, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, पूरा पूरा नोटिफाइड गुड्स नहीं। थोड़ा सा बस ऐसा आपको देख के ऐसे क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये नोटिफाइड गुड्स का पार्ट है, ठीक है। तो अगर कोई नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, देन सच पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन नंबर 10(1) हो गया, 10(2) हो गया, 10(3) क्या है, option availed by registered person under section 1 or section 2A shall lapse with effect from day on which aggregate turnover exceeds 1.5 crore, 75 lakh और 50 lakh। कॉमन सेंस है। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी टर्नओवर की जो है 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख है, ठीक है। अगर वो क्रॉस हो गया है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ये बोलता है जिस दिन टर्नओवर क्रॉस हो गया उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हो, लैप्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। will not be eligible to claim ITC and cannot issue a tax invoice, instead they issue a bill of supply। क्या है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे हमने ऊपर कंडीशंस देखी वैसे ही कंडीशंस है। क्या, अगर सपोज मैं कोई कॉम्पोजिशन डीलर हूँ और मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई अगर कर रही हूँ तो मैं आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, नॉट अलाउड। नीदर आई एम अलाउड टू यूटिलाइज और टू क्लेम आईटीसी। अगर मैंने कहीं से कुछ परचेस किया है उसके अगेंस्ट क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, नहीं। टैक्स कलेक्शन नॉट अलाउड। और देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है आईटीसी, वो आपके टैक्स जीएसटी का पेमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए आप आईटीसी यूज करते हो। अगर आप किसी से टैक्स कलेक्ट करना ही अलाउड नहीं है तो आपको आईटीसी क्लेम करना कैसे अलाउड रहेगा। लिंक्ड है दोनों बातें, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करो। आप टैक्स ले सकते हो, नहीं। आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नहीं। नेक्स्ट, आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे और उस पर लिखा रहना चाहिए कि मैं एक कॉम्पोजिशन डीलर हूँ, ठीक है। If officer believes that a taxable person has paid tax under 10(1), 10(2)(a) despite not being eligible, he shall pay tax and penalty as applicable। सेक्शन 73, 74, 74A जो आपके इंटर लेवल पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ये शो कॉज नोटिस वाले सेक्शन है जो फाइनल लेवल पे आपको सीखने मिलेंगे, इंटर लेवल पे नहीं है। तो अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई इंसान एलिजिबल ही नहीं है और फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम में है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, पेनाल्टी, इंटरेस्ट जो भी है सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस है। जो बिल ऑफ सप्लाई मैंने आपको बोला उस पर उसको लिखा रहना चाहिए कि मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं कोई टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ऐसा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले एट इज बिजनेस प्रीमाइसेस कि मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। बेचारा कोई अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना भी चाहता हो ना, इतनी सारी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी है कि वैसे ही कोई ना। बिजनेस प्रीमाइसेस जहां भी धंधा चल रहा है वहां पे लिखा रहना चाहिए कि मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और पे टैक्स अंडर आरसीएम
स्टॉक ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन हेल्ड एट टाइम ऑफ टेकिंग कॉम्पोजिशन डेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज आज आज क्या है, आज है 3 जुलाई 2026, ठीक है। 3 जुलाई को मैं जो हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। 3 जुलाई को ऐसे पॉसिबल है ना कि मेरे पास कोई स्टॉक अवेलेबल हो, मैं बिजनेस कर, मेरे पास स्टॉक कैसे नहीं रहेगा, रहेगा ही। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर का, अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्टॉक लिया हो, तो उस टाइम पे जब मैं कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रही हूँ, उस टाइम पे उस दिन मुझे अंडर आरसीएम उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज डू नॉट मिस दिस। आपको जीएसटी रेट्स याद रखनी ही पड़ेगी। सिंपल है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और आपका जो ट्रेडर है, इन दोनों के केस में आपका जो जीएसटी रेट है वो 1% है, ठीक है। टोटल सीजीएसटी 0.5, एसजीएसटी 0.5, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर 1% जीएसटी रेट। जो रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज है सेक्शन 10(1) में हमने देखा था, उनके लिए जीएसटी रेट जो है 5% है, और पर्सन एलिजिबल अंडर 10(2)A जो है, सर्विस प्रोवाइडर जिनकी टर्नओवर लिमिट 50 लाख रुपीज है, उनकी जीएसटी रेट 6% है। एक, एक, 5 और 6, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लर्न दिस। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर 1%, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर 5%, और जो पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(2) है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, फॉर देम द जीएसटी रेट इज 6%, ठीक है। अब ये तो रेट पता चल गई, ये रेट लगती किस पे? टर्नओवर पे। मैं इसीलिए आपको इतनी अच्छी से डेफिनेशन पढ़ाई थी कंसिडरेशन की, एग्रीगेट टर्नओवर की। आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करता आना चाहिए। और इन केस ऑफ योर मैन्युफैक्चरर, टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल एग्जाम नील रेटेड, ठीक है। सिमिलर कैटरिंग वाले की इसमें भी टैक्सेबल एग्जाम नील रेटेड, जो 10(2)A वाला है उसके लिए भी टैक्सेबल एग्जाम नील रेटेड, सिर्फ ट्रेडर के केस में अलग है। याद रखने के लिए और इजी हो गया ना, जब अगर ट्रेडर की बारी है तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, एग्जाम नील रेटेड नहीं लोगे आप। मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट है, सेक्शन 10(2)A वाला है, उसके केस में एग्जाम 10 नील रेटेड है, टैक्सेबल है, सब कुछ बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट। लेकिन ट्रेडर के केस में एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त आप सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लोगे, ठीक है। और ये है आपकी जीएसटी रेट्स 1516, ठीक है। While computing value of turnover of services other than restaurant as referred in this proviso, interest on loan deposit advances will not be taken into account. Very important point, देखो रेट है, इटैलिक में है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो, किसका? ये 10(2)A वाला का, 10(2)A वालों का आप अगर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई लोन, कोई डिपॉजिट है, कोई एडवांस लिया गया है, दिया गया है, उसका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, वो इंटरेस्ट वाला पार्ट एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी अभी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक का जितना था इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए आपको बोला था अच्छे से ध्यान रखने को, यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन अभी भी नीचे का जो पार्ट है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको पता रहना चाहिए क्या? प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम, कैटेगरी ऑफ पर्सन, हाउ टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, और इफेक्टिव डेट क्या रहेगी। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जीएसटी में, मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, रेगुलर भी नहीं, कॉम्पोजिशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है जीएसटी का, उसमें इंटीमेशन दोगे और आप कब से कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल रहोगे? फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया उस दिन से आप कंपोजिशन डीलर हो। अगर ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड हो और अब रेगुलर से कॉम्पोजिशन में शिफ्ट करना चाहते हो, तो एक प्रिस्क्राइब्ड जो भी फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट हो रहा हूँ, हो रही हूँ, और बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब
अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, सपोज आज 3 जुलाई है, ठीक है, आज मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना है, तो या मेरे को आज के आज मैं एलिजिबल हो जाऊंगी? नहीं, नहीं। इफेक्टिव डेट क्या है मेरी कॉम्पोजिशन लेवी की? 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, इफ पर्सन सीजेस टू फुलफिल अबव कंडीशंस ही शैल फाइल इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग आउट कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी तक देख रहे हैं इतनी सारी कंडीशंस, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसने सामने से CMP 04 एक फॉर्म होता है, 7 दिनों के अंदर अंदर उसने सामने से ऑप्ट आउट का इंटीमेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है। इफ पर्सन वांट टू ऑप्ट आउट वॉलेंटरली, कंडीशन कुछ ये नहीं हुई है डिसोबे, लेकिन वॉलेंटरीली मुझे ऑप्ट आउट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? CMP 04 में कर सकती हूँ। बिफोर सच विड्रॉवल मुझे इंटीमेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर विड्रॉवल ही और शी शैल इशू टैक्स इनवॉइस एंड अलाउड टू अवेल ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक हेल्ड ऑन दैट डे। जिस दिन मैं बाहर हो गई, रेगुलर स्कीम में चली गई कॉम्पोजिशन से, उस दिन से मैं टैक्स इनवॉइस भी इशू करूंगी, टैक्स भी कलेक्ट करूंगी, ITC भी क्लेम कर सकती हूँ। जिस दिन मेरे पास में जितना स्टॉक वो अवेलेबल है उसका ITC मैं क्लेम कर सकती हूँ, फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। जो कॉम्पोजिशन डीलर है उसको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, क्वार्टरली रिटर्न वो फाइल करता है हर महीने के फॉलोइंग द क्वार्टर, हर मंथली 18th जो है ड्यू डेट है, मतलब सपोज एक क्वार्टर है अप्रैल मई जून, ठीक है, अब अप्रैल मई जून का 18th जुलाई तक वो रिटर्न भरेगा, रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। और एक GSTR 4 है जो एनुअली उसको 30 जून तक फाइल करना, ठीक है। और GSTR 9 है 31 दिसंबर तक ना। ये सब कुछ आपको जो GST रिटर्न्स वाला चैप्टर है डिटेल में पता चलेगा, अभी बस एक ओवरव्यू है कि जो कंपोजिशन डीलर है उसको 9A एनुअली, GSTR 4 एनुअली, फाइल स्टेटमेंट क्वार्टरली, उसको ये सब करना पड़ता है। दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ GST। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी, आई विल रिप्लाई, ठीक है। इफ यू नीड एनी अदर हेल्प डू लेट मी नो, आई एम हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दो। आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में इस चैप्टर का सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी और जो मैं होमवर्क देती हूँ वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें भी अगर कोई डाउट्स है डू लेट मी नो, मैं सॉल्व आपके डाउट्स भी करूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, फ्री नोट्स, फ्री क्वेश्चन बैंक सब कुछ आ रहा है। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर entire journey, for your exams, for your revisions, all the best for everything. Thank you so much. Bye bye.